माँ और बच्चे की कॉस्ट पे नॉर्मल डिलीवरी बहुत महंगी है, जब सिजेरियन बहुत सेफ हो चुका है। Special investigation pertaining to the deaths of 5 pregnant women in Ballari, which created a huge stir in the entire state of Karnataka. क्या इंडिया में डिलीवरी सेफ है? 2022 का ये आंकड़ा है कि 1 लाख पे 18 जन्म देने वाली माएँ हैं, हम उनको खो रहे हैं। एक महिला को ये कहना कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे और उसके बिहाफ पर हम उसको एक मेंटली रिटार्डेड, दिमाग से कमजोर बच्चा दें, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। खाली डिलीवरी सेफ मदरहुड में नहीं है। आपने भी काफी मिथ जो है जिनका सामना आपने किया होगा। जो एक होता है, नहीं हम कौन से गए थे अस्पताल, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद सोनोग्राफी का मिथ है कि सोनोग्राफी कराएंगे तो रेडिएशन से हमारा बच्चा खराब हो जाएगा। जैसे ही महिला को दर्द उठते हैं तुरंत अस्पताल लेके आना चाहिए। ये नहीं कि अभी हल्के दर्द हैं, झूठे दर्द हैं। इसमें बहुत सी महिलाएं अपने बच्चे खो देती हैं। हर साल हजारों महिलाएं सिर्फ मां बनने की प्रक्रिया में अपनी जान गंवा देती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एक नई जिंदगी जो है आती है, लेकिन उसी वक्त एक जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो क्या सच में हम इसे खुशखबरी कह सकते हैं? हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी और आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो है सेफ मदरहुड। जी हाँ, बिल्कुल, कहने को तो ये बहुत ही आम सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही चिंता का विषय जो है वो आजकल बनता चला जा रहा है। तो इसके इन सारे सवालों के जवाब जो है आज हमें देने वाली हैं डॉक्टर रेणु सिंह मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैं प्रिंस हॉस्पिटल में अभी एज ए एसोसिएट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। वेल मैम, पहला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सेफ मदरहुड है क्या? क्या ये सिर्फ डिलीवरी तक ही है या इससे बढ़कर भी कुछ और है? जी नहीं, खाली डिलीवरी सेफ मदरहुड में नहीं है। जहाँ से मदर प्रेग्नेंट होती है वो पूरे 9 महीने और उसके बाद का डिलीवरी और उसके बाद के 40 दिन का टाइम, उसके अलावा फैमिली प्लानिंग और इमरजेंसी, ये सब सेफ मदरहुड में हम लोग गिनते हैं और उसी हिसाब से सावधानियां रखी जाती हैं। तो डिलीवरी होने से लेकर या आपका बच्चा गर्भावस्था आपके शुरू होने से लेकर आप गर्भावस्था खत्म होने के बाद जो पोस्ट डिलीवरी फेज होता है वो भी इसी के अंदर जो है वो आता है। सेफ मदरहुड में ये सारी चीजें जो है वो आती है। वेल मैम, आजकल जो है एक बहुत बड़ा रेशियो निकल कर आया है मातृ मृत्यु का, तो इसका क्या कारण है? देखिए, ये आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है और सेफ मदरहुड जो है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ यही देखी जाती है कि डिलीवरी के समय माँ और शिशु दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रहें और उन्हें ज़्यादा कोई जोखिम का सामना ना करना पड़े। तो आज से मैं कहूँ 25-26 साल पहले 2000 में हम 93 माँ खो देते थे डिलीवरी के समय 1 लाख के ऊपर, जब 1 लाख डिलीवरी होती थी। और आज 2022 का ये आंकड़ा है कि हमने उसको कम करके 1 लाख पे 18 जो जन्म देने वाली माएँ हैं, हम उनको खो रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम एक भी माँ को ना खोएं। ये बहुत ही संगीन विषय है कि जो खुशनुमा पल है वो एक दुखनुमा पल में ना बदले। तो उसके लिए ही आजकल सरकार और सारे डॉक्टर्स मिलके प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसमें सुरक्षित जननी या प्रधानमंत्री योजनाएं शामिल हैं। जी मैम, ये एक बहुत ही चिंता का विषय जो है बन गया है और इसका सबसे बड़ा कारण हम जागरूकता को ही कह सकते हैं। सो आई रियली विश कि आज जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारी बातचीत देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी सवालों के जवाब जो है वो इसके माध्यम से मिलने वाले हैं और काफ़ी उनके जो मिथ हैं वो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। मैम, जब पहली प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी जब होती है तो कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जैसे ही महिला को लगता है कि उसके कुछ दिन मासिक धर्म से ऊपर हो गए हैं तो उसको सबसे पहले अपना यूरिन टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए करना चाहिए, जिसके लिए अगर वो खुद भी कर सकती है घर पे, अगर उसको नहीं आता तो वो किसी भी आशा वर्कर के पास या किसी अस्पताल में जाके टेस्ट करवा सकती है। और श्योर है कि वो प्रेगनेंसी है तो उसको डॉक्टर के पास तुरंत जल्दी से जल्दी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके साथ ही उसकी सोनोग्राफी भी की जाती है और पेशाब चेक किया जाता है। ये खाली ये जानने के लिए नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, ये जानने के लिए कि उसको कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। जी जी। उसके अलावा उसको पोषित आहार की जानकारी दी जाती है और उसको अगली विजिट के बारे में भी बताया जाता है। इस पहली विजिट में ही हम ये देख लेते हैं कि महिला हाई रिस्क में ऑलरेडी तो नहीं है, ताकि उसको हमें जल्दी तो नहीं बुलाना। और उसको हर बार ये देखना चाहिए कि उसको पहले 3 महीने में 1 विजिट देनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा चौथे महीने से लेके 7वें महीने तक महीने में 1 बार और 8वें महीने में 15 दिन में 1 बार और 9वें महीने में हर हफ्ते
उसको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करानी बहुत जरूरी है, जी, ताकि हम किसी भी समय ये पकड़ सकें कि वो किसी रिस्क जोन में तो नहीं जा रही। मतलब हर वक्त जो है उसे डॉक्टर की नज़र में रहना रहना चाहिए, सारी जरूरी है। जानकारी डॉक्टर्स को उनके बारे में रहनी चाहिए। तो मैम सवाल यहाँ पे ये निकल कर आता है कि कितनी बार हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितनी बार हमें चेकअप करवाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है यहाँ पे। वो तो है ही, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया है या आपका बच्चे का विकास भी हो रहा है कि नहीं। तो मिनिमम 4 बार तो जाना जरूरी है। उसके अलावा डॉक्टर्स अपने आप डिसाइड करते हैं कि ये रिस्क है तो उसे कितनी बार जाना है। जी मैम, अल्ट्रासाउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और अगर इम्पोर्टेंट है तो कितनी बार करवाना चाहिए? सोनोग्राफी एक तो जब आप जाके पंजीकरण कराते हो उसी वक्त आपको डेट दे दी जाती है। पहली सोनोग्राफी के बाद अगर आप हाई रिस्क जोन में हो तो 11 हफ्ते से 13 हफ्ते और उसके बाद 20 हफ्ते इस वक्त अल्ट्रासाउंड की जांच जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसके विकास के बारे में हमें बताती है। आपने भी काफ़ी मिथ जो हैं जिनका सामना आपने किया होगा, तो आप 1-2 मिथ जो है वो हमारे साथ शेयर करें क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, शुरू के 3 महीने लोग घर ही बैठे रहते हैं, पता चल जाता है प्रेगनेंसी है। वही टाइम होता है जिस वक्त आप एक सोनोग्राफी के द्वारा ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको कोई कुदरती डिफेक्ट नहीं है, जी। और उसी वक्त अगर उस बच्चे को रोक लिया जाए हुँ। तो आगे की जितना ज्यादा डिलीवरी का टाइम बढ़ जाएगा उतना ही एबॉर्शन जोखिम भरा हो जाएगा। तो शुरू के 3 महीने में ही अगर हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि गर्भ में पलने वाला बच्चा सही रूप से डेवलप हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट 3 मंथ में तुरंत आए। उसके बाद अपने ब्लड प्रेशर वगैरह की जानकारी उसी वक्त लें, शुगर की भी लें। अक्सर महिलाएं ये बोल देती हैं जो बुजुर्ग होती हैं घर में कि हमारी तो ऐसे ही डिलीवरी हो गई थी, हमारे समय में तो किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत फ़र्क है। आजकल महिलाएं भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हैं अपनी सेहत को लेके, और वो वर्किंग है, और अपनी जान जोखिम में डालना भी सही नहीं है। जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, जब इतनी सुविधा है, तो एक महिला एक ही बार में एक अच्छा बच्चा क्यों ना पाए। हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, तो महिलाओं को चाहिए। और घर के सभी लोगों को, बड़े लोगों को भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जो एक होता है, नहीं हम कौन से गए थे अस्पताल, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। एक तो ये मिथ है। उसके बाद सोनोग्राफी का मिथ है कि सोनोग्राफी कराएंगे तो रेडिएशन से हमारा बच्चा खराब हो जाएगा। सोनोग्राफी टाइम से परखी हुई चीज है। आप कितनी भी अल्ट्रासाउंड कराएं, आप रोज कराएं सोनोग्राफी, बच्चे को कोई हार्म नहीं होता उससे, है ना। उसके बाद डिलीवरी के समय भी अक्सर है ना, महिलाएं ये बात करती हैं कि अभी तो झूठे दर्द हैं, असली दर्द नहीं है। वो महिलाओं को लेके ही नहीं आती हैं। जी। और कई बार तो महिला ऐसे स्टेज में पहुंचती है कि बच्चा पेट में ही लेटरिन कर चुका होता है, वो दर्द ले लेके। तो जैसे ही महिला को दर्द उठते हैं तुरंत अस्पताल लेके आना चाहिए। ये नहीं कि अभी हल्के दर्द हैं, झूठे दर्द हैं। इसमें बहुत सी महिलाएं अपने बच्चे खो देती हैं। उसके बाद पोस्ट डिलीवरी में भी मैंने देखा है कि खाने पीने पे बहुत सा पानी नहीं पीना। अरे पानी नहीं पीना, उस वक्त मदर इतना ब्लड लॉस करती है, उसके साथ पसीना बहुत आता है पोस्ट डिलीवरी। जी। उस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते पानी नहीं पियो, तो मरीज को उसमें संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन से किडनी तक चली जाती है। और कभी कभी उनको पूरा लपेट के रखते हैं, गर्मियों में भी बच्चे को भी पूरा रजाई डाल के कि इसको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। उस कंडीशन में बच्चे को भी आप बुखार कर देते हैं, और उस बुखार की कंडीशन में बच्चे को फीड नहीं लेता वो, और वो सोता रह जाता है। तो उस कंडीशन में बच्चे की और माँ की दोनों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। तो पानी को रेस्ट्रिक्ट मत करें, गर्मी के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से ही बच्चे को कपड़े दें, गर्मी में भी, और उसको लपेट के ना रखें। जितना कपड़ा हम पहनते हैं उससे एक कपड़ा ज़्यादा बच्चे को ज़रूरत हमेशा होती है। उसके अलावा घी खिलाते हैं इस तरह से कि जैसे बस पूरी जिंदगी ना खिलाए हो, 18-20 किलो तक खिला देते हैं एक जापे में। और वही सबसे खतरनाक होता है कि इस समय में हमें आवश्यकता होती है एक बैलेंस न्यूट्रिशन की। हमें प्रोटीन भी मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, तो उसकी जगह बस घी पिलाते रहते हैं। ये भी एक मिथ है, इससे भी हमें बचना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से ही महिला को प्रॉपर कैलोरीज और न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए। सुनने में आता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा काम करेंगे तो बच्चा जो है वो इजीली जो है डिलीवर होगा। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि शुरू के 3 महीने तो महिला को आराम ही देना चाहिए। शुरू के 3 महीने में सबसे ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं, और भारी काम
अगर आप करेंगे या भारी वजन उठाएंगे या लंबे समय तक खड़े रहेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये एबॉर्शन का खतरा बढ़ाता है। तो शुरू के 3 महीने में महिला को तनाव रहित आराम आराम से जो काम वो रोज करती रही है उन्हीं कामों को करना और एक्स्ट्रा 2-4 घंटे का आराम जरूरी है। और उसके बाद वो अपने रूटीन में जो एक्सरसाइज करती रही है, जो घर के काम करती रही है, वही करे। ये नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई है अब आप पोछे लगाने शुरू करो, आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई काम करने या नॉर्मल महिला पूरे 9 महीने भी आराम करे तो उसके नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो यस, आपको हमेशा खतरा रहेगा, टाइम से पहले डिलीवरी होने का डर रहेगा और अबॉर्शन का खतरा तो है ना। और कभी कभी जो प्लेसेंटा जिसको हम आर नाल कहते हैं वो भी नीचे होती है रास्ते में। उस कंडीशन में अगर आपने लंबा भारी काम कर लिया तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह का खतरा हो तो जाता है। अबॉर्शन आपका हो है ना? सकता है। और पोस्ट डिलीवरी तो हैवी वर्क करना ही नहीं है बिल्कुल। पोस्ट डिलीवरी मदर का शरीर बहुत ढीला हो चुका होता है, उस कंडीशन में बच्चेदानी के बाहर आने का खतरा होता है। तो ओके। मदर को मेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेना, साथ में फिजिकली भी उसको आराम देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको जोत दें कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है ना। और मैम ऐसा भी कहा जाता है कि आप नारियल खाओ, बच्चा आसानी से होगा, आप ये खाइए, बच्चे पे असर पड़ेगा, तो ये भी होता है ऐसा कुछ? बिल्कुल, कई बार डिलीवरी के समय घी पिलाते हैं, मतलब आपने पूरे 9 महीने तो महिला का ध्यान रखा नहीं और जी। जब डिलीवरी होने वाला टाइम है, जिस वक्त हमें भी जरूरत होती है कि मरीज खाली पेट रहे और डिलीवरी में कोई हमें ऐसे इंजेक्शन या कोई नशा ना देना पड़े, उस वक्त उसको घी पिला देते हैं कि इससे बच्चा फीसल के हो जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है। बहुत गलत बात है। हाँ, और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जैसे धागे बांध दिए पेट पे, और ये सब मिथ हैं। आप उसकी जगह महिला को सही पोषित आहार के बारे में बताएं, उसको नॉर्मल जो डिलीवरी में हेल्प करती हैं वो कुछ एक्सरसाइज हम बताते हैं वो करनी चाहिए, जिससे उसकी डिलीवरी स्मूथ हो सके, ना कि घी पिलाने से और ज्यादा रगड़ के पोछे लगाने से। ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी मिथ जो है वो हमारे क्लियर हुए हैं, काफ़ी जानकारी जो है हमें मिली है। एंड आई रियली विश के समाज के जितने भी लोग हमें आज देख रहे हैं वो ये जानकारी ले रहे हैं, वो इस जानकारी को समझेंगे, पुरानी चीज़ों को अब जो है अवॉइड करेंगे। टेक्नोलॉजी और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इन चीज़ों पे आप फोकस करें और हर चीज़, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइम होता है किसी भी महिला के लिए, तो ज़रूरी है कि हर चीज़ डॉक्टर की निगरानी में ही की जाए। सो मैम, अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो पूछना चाहूंगी और ये जानना हम सभी के लिए जरूरी है कि क्या इंडिया में डिलीवरी सेफ है? मैं आज भी ये बोलूंगी कि इंडिया में डिलीवरी सेफ नहीं है और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में जो घरों और गांव में दाई डिलीवर करा देती है, उस कंडीशन के बाद जो मरीज हमारे पास रेफर होते हैं उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ना टाइम होता है, ना कुछ हमें करने के लिए बचता है, क्योंकि आधे समय तो वो इतनी ब्लीड हो चुकी होती है कि उसको खून देके भी वो टाइम ही निकल जाता है, सेफ टाइम, कि हम खून देके भी उसकी जान बचा सकें। तो मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि डिलीवरी के लिए वही स्थान चुनें जहाँ पे माता और बच्चे दोनों के लिए एक सुविधाजनक मेडिकल टीम हो। जो नॉर्मल डिलीवरी हो गई इट्स ओके, लेकिन हर महिला नॉर्मल डिलीवर नहीं हो जाती। हमें तुरंत डिलीवरी के समय भी कुछ इंटरवेंशन लेने पड़ते हैं, तो हम भी घर जाके डिलीवरी नहीं करा सकते। तो आप पहले से ही आके रजिस्टर कराएं हॉस्पिटल में और अपने माँ और बच्चे को अस्पताल में डिलीवर कराएं। जैसे कि हमारा प्रिंस हॉस्पिटल टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ पे हमें ब्लड बैंक के साथ साथ आईसीयू, पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की पूरी टीम है। हम एक जना नहीं है डिलीवरी कराने के लिए, उसके लिए हमारे पास एनेस्थीसिया की भी टीम है। अगर किसी समय में बच्चे की धड़कन कम हो जाती है तो हम उसको तुरंत ऑपरेशन से बच्चा निकाल सकते हैं। एक महिला को ये कहना कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे और उसके बिहाफ पर हम उसको एक मेंटली रिटार्डेड, दिमाग से कमजोर बच्चा दें, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर बच्चे ने लेटरिन कर दी है और वो एक रेफरल सेंटर से हमारे पास रेफर होने में 1 से 1.5 घंटा ले गई है, उस समय में बच्चे का दिमाग खराब हो चुका होता है। बच्चा आज के कंपटीशन के युग में ये नहीं चाहते लोग बच्चा 20 से 19 हो, तो आप इतना रिस्क लेते ही क्यों हैं कि आप खतरा उत्पन्न होने के बाद रेफरल किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही सलाह देती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई टर्शरी केयर सेंटर है तो आप अपनी डिलीवरी वहीं कराएं, ताकि अगर बच्चे को भी कोई तकलीफ हुई है तो बच्चे के लिए भी डॉक्टर हैं। टर्शरी केयर सेंटर में कोई बच्चे को कोई अनमली है, कोई उसको पैदा होते समय कोई दिक्कत हुई है, उसके लिए नर्सरी है, तुरंत ऑक्सीजन का इंतजाम है, मदर के लिए ब्लड का इंतजाम है और सोनोग्राफी पल पल हम कर सकते हैं कि अब क्या ये डिलीवरी नॉर्मल करा सकते हैं या सिजेरियन से। तो मेरे हिसाब से आज के विकसित युग में अगर आपके घर के पास इतना बड़ा कोई सेंटर है
तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अपनी डिलीवरी के लिए वहीं आए। क्यों आप अपने बच्चे के लिए और अपनी माँ की जान जोखिम में डालना चाह रहे हैं? जी मैम, बहुत ही इंफॉर्मेशनल बात जो है अभी आपने की है, एंड आई रियली विश के सभी जो है इसे समझेंगे और आपकी जो बात है उस पे फोकस करेंगे। मैम, आजकल ये एक बहुत चल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, सी सेक्शन नहीं करवाएंगे, या सी सेक्शन बहुत हार्मफुल होता है, सो ये भी एक मिथ में ही आता है। देखो, नॉर्मल डिलीवरी से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन आजकल सिजेरियन भी बहुत सेफ हो गए हैं कि उस रिस्क पे कि आप बच्चे को रिस्क करो। अगर बच्चे ने लेटन कर दिए या बच्चे की धड़कन कम हो गई है पेट में, तो उस कंडीशन में एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा पूरे जिंदगी उसकी जिम्मेवारी निभाना एक सिजेरियन से बहुत ज्यादा है। एक सिजेरियन बहुत सेफ है आजकल के जमाने में। सिजेरियन के लिए बहुत अच्छी एनेस्थीसिया है, टीम है, और बहुत सारी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, जिससे सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी से भी स्मूथ निकल जाता है ना। बस ये होता है कि सिजेरियन में आपको ये होता है कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी पूरा ध्यान रखना होता है, उसमें आपको वजन का काम नहीं करना होता। अदरवाइज माँ और बच्चे के लिए, माँ की जान बचाने के लिए भी सिजेरियन किया जाता है। रास्ता में बच्चा अटक ही गया है, तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो वो बच्चा पेट में मरे उससे पहले उसको जिंदा निकालो आप। ये बहुत जरूरी है, ये लोग नहीं समझते। मैडम नॉर्मल करा दो, तो माँ और बच्चे की कॉस्ट पे नॉर्मल डिलीवरी बहुत महंगी है, जब सिजेरियन बहुत सेफ हो चुका है। तो मैं जी। यही कहूंगी, सिजेरियन भी बुरा नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए, एंड आई रियली विश के सेफ मदरहुड की ये सारी बातें जो हैं अब आपको समझ में आई होगी। डिलीवरी होना या किसी बच्चे को जन्म देना सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और इस बारे में जागरूक होना और जागरूक करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आई रियली विश के आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशन जन जन तक पहुँचाएंगे। बाकी आज के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए मैम तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।